नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रवक्ता राजकीय महाविद्यालय और प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज से संबंधित जो जीएस पार्ट है उसकी तैयारी का हम लोगों ने सार्थक क्लासेस पर स्टार्ट कर दिया है और आने वाले बहुत कम समय में ये पूरी सीरीज़ को हम कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि आपके पास अब समय बहुत कम है, हम लोग के पास इतना पर्याप्त समय नहीं मिल रहा है कि कहीं से हम कुछ भी पढ़ सकें। तो निश्चित तौर पे आपकी जो तैयारी का तरीका होना चाहिए काफ़ी स्मार्ट होना चाहिए। क्या पढ़ने ज़्यादा क्या नहीं पढ़ना, इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो हमारा पाठ्यक्रम था उसका एनालिसिस किया था, साथ ही साथ विगत वर्ष के प्रश्न पत्र को देखकर भी हमने ये जानने का प्रयास किया था कि वास्तव में किस तरीके से हमारी तैयारी की रणनीति होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अन्य फैक्ट के इतिहास से संबंधित, और इतिहास में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उत्खननकर्ता और वर्तमान स्थिति के प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले अगर हम हड़प्पा की बात करें तो रावी नदी के तट पर 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा जो है उत्खनन कार्य किया गया। वर्तमान में पाकिस्तान का मांटूगोबरी जिला है जहाँ पर ये हड़प्पा संस्कृत के अवशेष पाए गए हैं हड़प्पा स्थान के। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है तो बात कर ले, ये वर्तमान में लड़काना जिला पाकिस्तान है, यहाँ पर स्थित है। और 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। और इसमें देखिए जो मोहनजोदड़ो और चौहनजोड़ो है ये दोनों ही स्थान सिंधु नदी के तट पर विकसित हुए। मोहनजोदड़ो में जहाँ 1922 में उत्खनन कार्य किया गया, वहीं पर 1934 में चौहनजोड़ो में उत्खनन कार्य किया गया गोपाल मजूमदार द्वारा। और ये दोनों ही स्थान जो है पाकिस्तान में स्थित है, जिससे कि मोहनजोदड़ो है वो लड़काना जिला में स्थित है, जबकि चौहनजोड़ो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहाँ पर स्थित है। इसी तरीके से रोपड़ सतलुज नदी के तट पर विकसित हुआ यह स्थान था हड़प्पा संस्कृति के दौरान। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1953 से 56 के मध्य उत्खनन कार्य किया गया यहाँ पर, और वर्तमान में यह भी पंजाब का जो रोपड़ जिला है वहाँ पर स्थित है। लोथल एक भोगवा नदी थी उसके तट पर विकसित हुआ था हड़प्पा संस्कृति के दौरान। और यहाँ पर जो उत्खनन कार्य किया गया था रंगनाथ राव द्वारा 1957-58 के मध्य किया गया था। और वर्तमान में यह कहाँ लोथल देख लीजिए, वर्तमान में ये अहमदाबाद गुजरात में यानी भारत में। भारत में अगर बात करें स्पेशली यूपी की बात कर लें तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर विकसित हुआ यह स्थान था हड़प्पा संस्कृति के दौरान। और यज्ञदत्त शर्मा द्वारा सन 1958 में यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया था। वर्तमान में मेरठ जिला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर स्थित है। और अगर हम राजस्थान से बात कर लें तो राजस्थान में वर्तमान में जो गंगानगर जिला है वहाँ पर कालीबंगा नामक स्थान है हड़प्पा संस्कृति घग्गर नदी के किनारे, जहाँ पर बीके थापर और बीबी लाल द्वारा 1960 में उत्खनन कार्य किया गया। और एक स्थान और इम्पॉर्टेंट हो जाता है हिसार जिला हरियाणा से बनावली, जो कि रंगोली नदी के तट पर विकसित हुई सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान यह शहर है या नगर था, जो भी आप समझ लीजिए स्थान, जहाँ पर उत्खनन कार्य रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 1974 में किया गया। तो खासकर देखिए जो स्थान भारत में वो तो आपको ध्यान रहना चाहिए। और इसमें अगर हम सबसे ज़्यादा पूछ लें नाम की तो जैसे दयाराम साहनी जी हैं और आपका ये राखल दास बनर्जी है, यज्ञदत्त शर्मा है, तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा देखिए दो स्थान है, एक आलमगीरपुर और दूसरा रोपड़। तो आलमगीरपुर और रोपड़ दोनों स्थान का जो उत्खनन कार्य किया गया वो यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया। इसमें सबसे पहले 1953 से 56 के बीच में रोपड़ में किया गया, और जस्ट उसके बाद में जो आलमगीरपुर है हिंडन नदी के तट पर उत्तर प्रदेश मेरठ जिले में वहाँ पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया था यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। तो ये पूरे फैक्ट थे। देखिए जनरली होता है कि मैंने एक चीज़ देखी है, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, जैसे एग्जाम की डेट आती है लोग बहुत सारी बुक्स के नाम पूछने लगते हैं, विभिन्न प्रकाशक के नाम लेते हैं, उसके बाद बुक्स लेते हैं और फिर वो बुक्स रखी रहती हैं। या बुक्स में जो एक सबसे बड़ी जेन्युइन समस्या है कि आप जो देखिए पब्लिशर होते हैं उनका एक ये मकसद होता है कि अगर हम आपसे पेमेंट ले रहे हैं तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेज दें, और आपकी समस्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेज के चक्कर में आपका माइंड जो है कहीं डस्टबिन न बन जाए। ऐसी बुक्स में बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं, इससे अननेसेसरी फैक्ट्स मैंने देखे हुए हैं कि जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ही नहीं है। मैं भी बताऊँ, लेटेस्ट एक बुक मैंने मंगाई थी, मैं आप ऑनलाइन तो प्रकाशक का नाम और बुक्स का नाम नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जब उसको मैंने देखा तो क्या मैंने ऑब्जर्व किया कि जो करंट अफेयर्स है उसको जाके ऐड कर दिया, और बीच में अपडेशन तक नहीं है। यानी जो एक स्कीम वगैरह उनको अभी लेटेस्ट देनी चाहिए थी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 2016 के बाद उसमें अपडेशन नहीं, और कुछ भी ऐसा नहीं जो उस बुक में ना हो। तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपके पास क्या इतना समय कि आप कुछ भी पढ़ लें। हर एक चीज़ जो
अब मैं ऐसे नहीं बता सकता हूँ, आप लोग खुद ऑब्जर्व कीजिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके मतलब की ही नहीं। तो देखिए भले वो आपके मतलब की नहीं, लेकिन होता कि जब आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम ये जानने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट छूट ना जाए, आपको वो अननेसेसरी फैक्ट्स भी पढ़ने पड़ जाते हैं। तो आपका सिलेक्शन, इसलिए मैं कहता हूँ आपकी जो तैयारी होनी चाहिए स्मार्ट होनी चाहिए। आप सब लोग वेल क्वालिफाइड हैं, नेशनल लेवल का लगभग आपने एग्जाम क्वालिफाई ही किया होगा कम से कम नेट, तो नो डाउट आपकी योग्यता पे सिलेक्शन है। और नेट या JRF आपका होता है आपके सिलेक्शन की वजह से, नहीं तो भीड़ है। लोग तो आते हैं कहते हैं सर इतने सरल सरल फैक्ट है, और भाई जब इतने सरल फैक्ट हैं तो भाई आपको आज सिलेक्शन आपका हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फैक्ट ज़रूर सरल है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन पैसों से या बुक्स ला के घर में रख लेने से या किसी क्लासेस को ज्वाइन कर लेने से मुझे नहीं लगता कि ये सफलता की गारंटी है। आपके सफलता की गारंटी आपकी मेहनत, आपका जो सिलेक्शन है पॉइंट का, आपका जो दृढ़ संकल्प है, ये आपको निश्चित सफलता दिलाता है। तो ये आपको, अगर आपने अभी तक ये सुधार नहीं किया है तो ये आपको सुधार करना पड़ेगा। खैर चलिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बहुत सारे कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, उन पर मैं बात करूँगा जो आपको निश्चित तौर पर जान लेना चाहिए। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की अगर अवधि की हम बात कर लें तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग इसमें मत है, सभी लोग एक मत नहीं है। फिर भी जो कार्बन 14 की डेटिंग के अनुसार, कार्बन 14 के द्वारा जो कार्बन डेटिंग करते हैं उसके बाद उम्र का निर्धारण किया जाता है। एक विधि है ये जो भूतकाल की वस्तुएं हैं उनकी उम्र जानने का। तो अगर कार्बन 14 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की समयावधि की बात करें तो लगभग 2500 से 1750 ईसा पूर्व के लगभग का जो समय है वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत माना गया उस समय को। सिंधु सभ्यता एक उत्कृष्ट प्रकार की कैसी सभ्यता थी? नगरीय व्यवस्था थी। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ पर जो अवशेष मिले हैं वो साफ साफ इशारा करते हैं कि यहाँ पूरा एक काफ़ी उत्कृष्ट कोट की नगरीय व्यवस्था थी। जैसा आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और पानी निकास की व्यवस्था अच्छी होती थी, नालियाँ बनी होती थी, सब मकान व्यवस्थित तरीके से बने होते। तो यही कुछ कारण है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको नगरीय सभ्यता कहा गया या नगरीय व्यवस्था कहा गया। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मुख्य सड़क या प्रधान सड़क लगभग 33 फीट चौड़ी होती थी, जबकि निकास की व्यवस्था बहुत ही उत्तम प्रकार की थी। अच्छा, बात करें यहाँ मकान कैसे बने, तो यहाँ मकान पक्की ईंटों के निर्मित होते थे और प्रत्येक घर में वो उन सारी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जाता था जो आज के समय में हम देखते हैं। हम लोग अपने मकान में देखते हैं कम से कम एक रसोई घर होना चाहिए, स्नानागार होना चाहिए और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उस समय नल वगैरह की व्यवस्था तो थी नहीं, जैसा आप लोग जानते हैं। तो मकान जो है पक्की ईंटों से निर्मित होते थे और प्रत्येक घर में रसोई घर, स्नान घर और एक कुआं होता था। यहाँ तक कुछ मकानों में शौचालय होने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जब हम हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं तो वही हम सिंधु घाटी सभ्यता से करते हैं। तो आज के 2500 साल पहले इतना सारा कुछ विकसित होना अपने आप में इंडिकेट करता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार की एक नगरीय सभ्यता थी। और जब ईंटों का आकार की हम बात करें, ईंटों का आकार क्या होता था? लगभग 28 सेंटीमीटर लंबी, 14 सेंटीमीटर चौड़ी और 7 सेंटीमीटर ऊंची ईंटें इस समय पाई गई हैं। एक एवरेज जो साइज है वो आपसे डिस्कस किया गया। अब 28 सेंटीमीटर आप समझ सकते हैं, आई होप कि बड़ी बड़ी ईंटें होती थी। फिर भी आप नाप के देख लीजिएगा तो आप एक अनुमान लगा पाएंगे कि आज की ईंटों में और उस समय की ईंटों में क्या अंतर था, बड़ी होती थी कि छोटी। मोहनजोदड़ो में सार्वजनिक भवन का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसका आकार, देखिए आकार पूछ लिया जाता है, ये भी पूछा जाता है कि जो सार्वजनिक भवन है वो कहाँ पर प्राप्त हुआ। तो मोहनजोदड़ो में सार्वजनिक भवन प्राप्त हुआ है और इसके आकार की बात करें तो 242 फीट लंबा और 115 फीट चौड़ा। तो ये भी एक फुट में आकार है यहाँ पर, ठीक था। और आगे बात करें, हड़प्पा सभ्यता में समाज मात्र सत्तात्मक था और सामाजिक व्यवस्था के मुख्य आधार परिवार होता था। यानी जो सभ्यता कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक का मतलब परिवार की जो मुखिया होती थी वो माता होती थी और सामाजिक व्यवस्था का जो मुख्य आधार होता था वो भी परिवार ही होता था। तो इसको यहाँ पर इंगित किए। और यहाँ के लोग जो हैं किसकी पूजा करते थे, किसकी उपासना करते थे, ये पूछा जाता था। तो यहाँ के जो लोग थे वो मातृ देवी की उपासना करते थे, मात्र सत्तात्मक समाज था। साथ ही साथ अन्य देवताओं के अगर हम नाम ले लें तो पशुपतिनाथ, महादेव, ब्रज, पशुओं, लिंग और यौन आदि की भी पूजा करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता में जाति प्रथा की जानकारी प्राप्त नहीं होती है।
देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जाति प्रथा का हमें कहीं भी वर्णन देखने को नहीं मिलता है। ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं प्राप्त करता है जो इस ओर इशारा करता हो कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां पर जाति प्रथा का प्रचलन था। यद्यपि जो समाज था वो 4 वर्गों में विभाजित था। अब ये 4 वर्ग कौन कौन से थे? देखिए अभी हम सिंधु घाटी सभ्यता में 4 वर्गों की बात कर रहे हैं, और जब हम वैदिक काल में आएंगे तो हम वहाँ वर्ग की बात नहीं करेंगे, हम वहाँ पे आश्रम की बात करेंगे। तो ये एक अंतर हमें देखने को मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में। वैदिक सभ्यता आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आई हुई सभ्यता, विकसित हुई सभ्यता है, तो उसमें हम बात कर लेंगे। लेकिन ये 4 वर्ग कौन थे, किस प्रकार से डिवाइडेशन था, इस पर बात कर ले। तो जो प्रथम वर्ग था उसके अंतर्गत विद्वान, ज्योतिषी, वैद्य और पुरोहित आदि को शामिल किया गया था। जबकि जो द्वितीय वर्ग था उसके अंतर्गत जो राजकीय पदाधिकारी थे, योद्धा थे, सैनिक थे। राजकीय पदाधिकारी मतलब जो मंत्री वगैरह होते थे, ठीक है, और जो सैनिक होते थे। देखिए सैनिकों का आज के भी समय हमारे यहाँ बहुत सम्मान है। हम सभी लोग जो हमारे सैनिक योद्धा और सैनिक लोग हैं, जो योद्धा लोग हैं, उनका हम सम्मान करते हैं और हमें सम्मान करना भी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और आई होप कि आप लोगों को भी ऐसा ही मानना होगा। तृतीय वर्ग के अंतर्गत जो व्यापारी थे, उद्योगपति थे, उनको शामिल किया था। और चौथे वर्ग में आते थे मजदूर, नौकर और श्रमिक इत्यादि। एक नज़र डाल लेते कि भोजन क्या था इस समय। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किस प्रकार का भोजन करते थे? तो इनका मुख्य जो खाद्य था वो गेहूं, जौ और दाल था। लोग दोनों प्रकार के थे, शाकाहारी भी होते थे और मांसाहारी भी थे। और इतना ही नहीं, मिठाई का भी उनको उपयोग करना मालूम था, यानी मिठाई बनाना जानते थे, दूध दही का उपयोग जानते थे। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें इंगित कर रही हैं कि एक बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। खजूर, नारियल, नींबू, संत और तरबूज आदि का भी प्रयोग करते थे। यानी खेती का भी जो हिसाब किताब था वो बहुत अच्छा था, ऐसा इंडिकेट। इतना ही नहीं, भंडारण की भी व्यवस्था थी। तो अन्नागार के अवशेष क्योंकि प्राप्त हुए कहाँ से? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों स्थानों से प्राप्त हुए। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि अन्नागार के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए। तो हो सकता है आप प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें केवल एक ऑप्शन आपको मिला हो, तो आपने वही याद कर लिया हो। आपको नहीं, दोनों जगह से मिले थे, मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा से भी अन्नागार के अवशेष। मनका बनाने के कारखाने के साथ कहाँ से प्राप्त हुए? चौंदड़ों से प्राप्त हुए। जबकि चावल की भूसी के भी अवशेष प्राप्त हुए। तो चावल की भूसी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? अपने भारत से जो गुजरात प्रांत है वहाँ का जो काठियावाड़ जिला है वहाँ पर एक स्थान है रंगपुर, वहाँ से प्राप्त हुए चावल की भूसी के। इसका मतलब चावल, अभी हम लोग की तो मशीनें आ गई कुटाई की, गांव में जो लोग जानते हैं कि धान होता है, सुखा के उसको ले जाते हैं, कुटा के चावल निकाल के ले आते हैं। तो उस समय वहाँ भी व्यवस्था थी, चावल की जानकारी इसका मतलब था। और एक सबसे बड़ी बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो इंडिकेट करता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास क्या इतनी जल्दी हो गया होगा। कपास की खेती प्रारंभ करने का सर्वप्रथम श्रेय जो है हड़प्पा वासियों को जाने के कारण इस सभ्यता को सिंडन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो क्यों जानते हैं सिंडन सभ्यता के नाम से सिंधु घाटी सभ्यता को? क्योंकि यहाँ के लोगों को इन लोगों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। कपास की खेती क्यों प्रारंभ की होगी? क्योंकि कपड़े बनाने थे, कपड़े पहनने थे, यानी लोग कपड़े पहनने का भी ज्ञान था। तो देखिए एक दूसरे को रिलेट कीजिए, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अच्छा एक और देख लीजिए, तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई? तो रोपड़ नामक स्थान है, वहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। इस सभ्यता के लोगों को, किस सभ्यता के? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अन्य चीज़ों का ज्ञान नहीं था। इन्हें सोने का भी ज्ञान था, तांबे का भी था, पन्ना का भी था, हीरा का भी था, लाल मूंगा का भी ज्ञान था, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। यहाँ पर जो खुदाई हुई, यहाँ पर कंघियाँ मिली, किसकी? हाथी दांत की। अब हाथी दांत की कंघियाँ मिली तो एक प्रश्न ये भी जाता है, क्या यहाँ के लोग ये हाथी को क्या पालते थे, या जब हाथी की डेथ हो जाती थी तब लेके आते थे, या शिकार करते थे? तो अभी इसके संबंध में मेरे पास फैक्ट नहीं है, कभी मिलेगा तो आपसे साझा करूँगा। लेकिन हाँ, जो कंघियाँ मिली वो हाथी दांत से बनी हुई मिली हैं। कांसे के बने अंडाकार आईने मिले हुए, कई लोग चेहरा भी देखते थे। लिपस्टिक व श्रृंगारदान के अवशेष भी प्राप्त हुए। तो एक अनुमान लगा सकते हैं आप सिंधु घाटी सभ्यता कितनी विस्तृत जो सभ्यता थी। इस सभ्यता के लोग शांतिप्रिय थे, स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक है, मृतकों की सभ्यता के लोग क्या करते थे? जलाते भी थे, जंगल में खुला भी छोड़ देते थे, या दफना भी देते थे। तो ये सारी जो सिस्टम था इस समय का हमें देखने को मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। अच्छा, क्या इनको पशु पालने का ज्ञान था? तो जी बिल्कुल था। पालतू पशुओं की अगर बात करें जिनका पालन करते थे, जिनको पालते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, गाय, भैंस, बकरी, बैल, सुअर, हाथी, ऊंट, कुत्ता। तो देखिए जनरली यही आज भी हम लोग इन्हीं जानवरों को पाला जाता है। तो इनमें सब है, गाय है, भैंस है, बकरी है, बैल है, सुअर, हाथी, ऊंट, कुत्ता।
इस सभ्यता के लोगों को सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्रों के साथ साथ सिलाई का भी ज्ञान था। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंडन सभ्यता इसलिए कहा जाता था कि जो कपास की खेती प्रारंभ की, वो ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही की। तो क्या केवल कपास तक सीमित थे? नहीं, उससे भी आगे बढ़ के इनको ऊन का भी ज्ञान था, रेशमी वस्त्रों का भी ज्ञान था, और वस्त्रों का ज्ञान ही नहीं था, सिलाई का भी ज्ञान था। और इक्का गाड़ी और तांबे के पैमाने के साथ से भी प्राप्त हुए हैं। यानी जो पैमाना तांबे इक्का गाड़ी का, इक्का गाड़ी आप लोगों ने भी देखा होगा गाँव में, जो इक्का गाड़ी था कि एक बैल से वो बैलगाड़ी थी वो खींची जाती थी। तो इक्का गाड़ी और तांबे पैमाने के साथ कहाँ से मिले? हड़प्पा से प्राप्त हुए। जबकि एक जो जुता हुआ खेत है उसके भी साक्ष्य प्राप्त हुए, लेकिन कहाँ से? कालीबंगा से। तो कालीबंगा से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए? जुते हुए खेत के। और इक्का गाड़ी और तांबे के पैमाने के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हड़प्पा से। सिंधु सभ्यता के लोगों को सोमरस का ज्ञान नहीं था। अब भाई ये सोमरस क्या होता है? देखिए, सोमरस एक पौधा होता है, उसके रस को निकालते थे, ठीक है। और सोमरस का ज्ञान देखिए यहाँ पे नहीं है, लेकिन वैदिक सभ्यता में था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वैदिक सभ्यता में जब पूजा पाठ या कर्मकांड होते थे धार्मिक, तो उसके दौरान एक पौधा होता था सोम, उसके रस को निकालते थे, और ये रस जो है नशीला होता था, और इसका सेवन करते थे। काफ़ी पवित्र इसको समझा जाता था। जहाँ तक मेरी अभी जानकारी कि अभी तक वो पौधा कौन सा था, ये आज के समय में भी लोगों को पता नहीं चल पाया है। हमारे जो भी खोजकर्ता हैं प्रयासरत हैं कि उसके विषय में जानकारी प्राप्त हो जाए, लेकिन अभी तक जहाँ तक मुझे जानकारी कि उसकी जो है जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। सोमरस, जैसे आपने देखा ना, गन्ना होता है, गन्ने के पौधे का हम लोग गन्ना का रस पीते हैं गर्मियों में। अभी तो ठंडक पड़ रही है, अभी मत पीजिएगा, मौसम बहुत ठंडा है। गर्मियों में पीते हैं आप लोग, हम भी पीते हैं। तो इसी तरीके से सोमरस का सेवन जो है वैदिक काल में किया जाता था, लेकिन सोमरस का ज्ञान जो हमारे सिंधु सभ्यता के आदिवासी के जो लोग थे उनको नहीं था। अब चूंकि लोहे का ज्ञान था नहीं, तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग लिखने हो किस प्रकार की शैली का प्रयोग करते हैं? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिखना भी जानते थे, लेकिन उनकी जो लिखावट थी कैसी थी? चित्रात्मक लिपि में थी। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में देखा कि अगर हम इसको जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं बहुत जल्दी के साथ, जिससे कि सारे फैक्ट्स आपको सही से तैयार हो जाए, ठीक है। और देख लीजिए जल्दी से, हड़प्पा रावी नदी के तट पर 1921 में उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, और वर्तमान स्थित मानगोमरी जिला पाकिस्तान। इसी तरह मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर और चौहंदड़ो सिंधु नदी के तट पर दोनों ही विकसित हुए। 1922 में जहाँ मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य किया गया खलदास बनरसी द्वारा, वहीं गोपाल मजूमदार द्वारा 1934 में चौहंदड़ो का उत्खनन कार्य किया गया। दोनों ही पाकिस्तान में स्थित है। जहाँ पर चौहंदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है पाकिस्तान पर, वहीं पर मोहनजोदड़ो आपके लड़काना जिला पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद रोपड़ की बात कर ले, सतलुज नदी के तट पर विकसित हुआ स्थान था, और यहाँ पर जगदत्त शर्मा द्वारा 1953 और 56 में उत्खनन कार्य किया गया। पंजाब का रोपड़ जिला जहाँ पर स्थित है। और इसके बाद जगदत्त शर्मा ने 1958 में आलमगीरपुर नामक स्थान पर उत्खनन कार्य किया, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। जबकि इसी दौरान 1957-58 में लोथल, जो कि भोगवा नदी के तट पर स्थित है अहमदाबाद गुजरात में, वहाँ का उत्खनन कार्य रंगनाथ राव द्वारा किया गया। गंगानगर जिला राजस्थान में कालीबंगा नामक स्थान है घग्गर नदी के तट पर, जहाँ पर उत्खनन कार्य 1960 में बीके थापर बीके लाल द्वारा किया गया। जबकि बनावली, जो कि हिसार जिला हरियाणा में है, वहाँ पर स्थित है। और रंगोई नदी के तट पर 1974 में रविन्द्रनाथ बिष्ट द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया। देखिए, रिवीजन बहुत जरूरी है, चीज़ें सारी हम लोगों में पढ़ी हुई हैं, तो रिवीजन करना जरूरी है। इसलिए मैं रिवीजन कराए दे रहा हूँ कि इसी समय आपका रिवीजन हो जाए, और रिवीजन के लिए आपको परेशान ना होना पड़े। क्योंकि अक्सर मैं कहता हूँ कि कोई चीज़ आप एक बार देखते हो तो उसको दोबारा आप जरूर देखिए, क्योंकि एक बार में सारी चीज़ें आपके मस्तिष्क पटल पर आसानी से नहीं रहती हैं, और कुछ समय बाद आप जब उसको याद करेंगे तो भूल जाएंगे। तो कुछ फैक्ट बात कर ले, सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, जैसे आप जानते हैं। और कार्बन डेटिंग के अनुसार अगर समय की बात कर ले तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व का समय है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय प्रकार की उत्कृष्ट व्यवस्था थी। क्यों थी वो सारा कुछ हमने डिस्कस किया। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मुख्य सड़क होती थी लगभग 33 फीट चौड़ी, और जल निकास की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। मकान पक्की ईंटों के बने होते थे, घर में रसोई घर होता था, स्नानागार होता था, कुआं होता था, और कुछ मकानों में शौचालय होने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। ईंटों का आकार की हमने बात की कि 28 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 7। देखिए कैसे याद रखेंगे, 7 दूनी 14, 7 रुके 28। 7 का डबल कितना 14, और 14 का डबल कितना 28, ऐसे आप याद रखिएगा, ठीक है। से और आगे बढ़ते हैं।
मोहनजोदड़ो में सार्वजनिक भवन के साक्ष्य प्राप्त हुए और ये सार्वजनिक भवन का आकार क्या था, 242 गुणा 115 फीट था। हड़प्पा संस्कृत जो कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार होता था। यहाँ के लोग किसकी पूजा करते थे, देखिए मातृ देवी की उपासना के साथ साथ पशुपतिनाथ, महादेव, वृक्षों, पशुओं, लिंग और यौन की भी पूजा करते थे। और इस सभ्यता में जात प्रथा की जानकारी नहीं थी, किसमें, सिंधु घाटी सभ्यता में, बल्कि समाज को 4 वर्गों में बांट रखा था। और ये वर्ग थे प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग। प्रथम वर्ग में जहाँ विद्वान, ज्योतिष, वैद्य, पुरोहित को शामिल किया था, तो द्वितीय वर्ग में जो है राजकीय पदाधिकारी, योद्धा, सैनिक इत्यादि शामिल थे। तृतीय वर्ग में व्यापारी, उद्योगपति आदि सम्मिलित थे, जबकि चतुर्थ वर्ग में मजदूर, नौकर और श्रमिक इत्यादि आते थे। भोजन की बात करें तो इनका मुख्य खाद्य गेहूं जो दाल था। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे। दूध, दही, मिठाई का उपयोग करते थे। और अगर फल सब्जी में बात करें तो खजूर, नारियल, नींबू, तरबूज का भी इनको ज्ञान था। अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए कहाँ से, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों स्थान से प्राप्त हुए। मनका बनाने कारखाना का साथ चाहुंदड़ो से प्राप्त हुआ है। चावल की भूसी के अवशेष कहाँ से है, प्राप्त हुए, भारत वर्तमान में गुजरात का काठियावाड़ जिला है, वहाँ पर रंगपुर स्थान है, वहाँ से प्राप्त हुए। कपास की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसे है, सिंधु घाटी सभ्यता को। इसी कारण इसको सिंडन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई, रोपड़ नामक स्थान से। लोहे का ज्ञान नहीं था इन लोगों को, लोहे को छोड़ के बाकी सबका ज्ञान था। सोने, तांबे, पन्ना, हीरा, मूंगा, अच्छी सभ्यता थी। हाथी दांत से बनी कंघियों, कांसे के बने अंडाकार आईने, लिपस्टिक और श्रृंगारदान तक के अवशेष प्राप्त हुए सिंधु घाटी सभ्यता से। तो अनुमान लगाते चलिए आपकी कितनी विस्तृत सभ्यता थी, अब मत भूलिएगा इसको। इस सभ्यता के लोग शांतिप्रिय थे। इसरो की देखिए, शांतिप्रिय का मतलब ये लोग युद्ध करने में ज़्यादा मायने नहीं लगाते थे, व्यापार करने में मायने लगाते थे। और शायद इसी कारण इतनी विस्तृत वो सभ्यता थी। आपने देखा ना, व्यापारी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहेगा क्योंकि व्यापार करना है। स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। मृतकों को दफनाने के सारे सिस्टम थे, यानी दफनाते भी थे, जलाते भी थे, या जंगल में खुला भी छोड़ देते थे, जो भी कंडीशन रहती हो। पालतू पशुओं में गाय, भैंस, बकरी, बैल, सुअर, हाथी, ऊँट, कुत्ता इत्यादि। इस सभ्यता के लोगों को सूती का ही ज्ञान नहीं था। सूती तो हमारे कपास से बनता है। ऊनी और रेशमी वस्तुओं का ज्ञान तो था ही था, सिलाई का भी ज्ञान था। इक्का गाड़ी और तांबे के पैमाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, हड़प्पा से। जबकि जुते हुए खेत के साक्ष्य में कालीबंगा से प्राप्त हुए। सिंधु सभ्यता के लोगों को सोमरस का ज्ञान नहीं था, वही सोमरस जो जिसमें नशा होता था। और वैदिक सभ्यता के लोग इसका सेवन करते थे पूजा पाठ के दौरान, कर्मकांड के दौरान। तो अच्छे लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, और नशे का सेवन ये लोग नहीं करते थे, क्योंकि सोमरस का सेवन नहीं करते थे। इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि कांसे का प्रयोग ये लोग करते थे। लोहे का ज्ञान ही नहीं था उस समय। सिंधु सभ्यता के लोग लिखने हैं तो कैसी लिपि का प्रयोग करते थे, चित्रात्मक लिपि, यानी लिखना पढ़ना भी जानते थे। तो दोस्तों ये आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। इसके बाद देखिए वैदिक सभ्यता की हम बात करेंगे। आपको बता दें, सार्थक क्लासेस के नोट्स है। आप लोग जैसा जानते हैं कि पिछली बार ऑलरेडी मैंने बहुत वर्क किया हुआ है जीडीसी में, तो मेरा ये प्रयास रहेगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हीं को मैं आप लोगों तक लाऊँ और आप लोगों की तैयारी बेहतरीन हो सके, निश्चित तौर पे आप लोगों को सफलता प्राप्त हो, ऐसा प्रयास है सार्थक क्लासेस का। और अंत में अगर आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और बेहतरीन तैयारी आप करना चाहते हैं बचे हुए समय में, जहाँ पर आपको सारा मैटर हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी आपको रेगुलर बेसिस मिलेगा देखिए, और आपको क्विज मिलेगी, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिससे कि आप निरंतर अपना मूल्यांकन कर सकें। कोई ऐसा नहीं कि आप आइए 10 क्विज दिलाएंगे, 20 दिलाएंगे, अनलिमिटेड जितना हम लोग क्विज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉसिबल है सारा करेंगे। आपको डिस्कशन प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, आपको सब्जेक्ट का भी उसमें ग्रुप मिलेगा। 2 सब्जेक्ट का ग्रुप, जैसा आप जानते हैं हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, आप लोगों के डिस्कशन के लिए होगा। तो सारी चीज़ें जो आपके एग्जाम की दर से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं सार्थक क्लासेस के पेड ग्रुप के माध्यम से। और ऐप पर भी मैं निरंतर प्रयासरत हूँ कि जो मेरे थोड़े से इश्यू हैं वो सॉल्व हो जाए। तो बहुत जल्द आप लोगों को ऐप के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें मैं उपलब्ध कराना स्टार्ट कर दूं और आपकी तैयारी को और आसान कर सकूं। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें।